जय हिंद साथियों, राम राम बिचारा ने। तो दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए स्पेशल BRO SKT ट्रेड के क्वेश्चनों की। इसमें क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करके साथ के साथ इनका रिवीजन भी करना है। तो चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मूर्त संपत्ति क्या है? तो इसका आंसर रहेगा वह संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 2, अमूर्त संपत्ति क्या है? वह संपत्ति जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड है ना, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इसको समझ के साथ ही साथ नोट करना है और इसका रिवीजन भी करना है। प्रश्न नंबर 3, मशीन किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 4, भवन किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 5, पेटेंट किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 6, ट्रेडमार्क किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 7, फर्नीचर किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 8, गुडविल किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 9, वाहन किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 10, कॉपीराइट किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर है अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 11, भूमि किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 12, लाइसेंस किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर है अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 13, स्टोर में रखी सामग्री किस प्रकार की संपत्ति मानी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति, जिसे हम देख और छू सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूर्त संपत्ति का मुख्य गुण क्या है? तो इसका आंसर है इसका भौतिक अस्तित्व होता है। ये क्या होता है? ये फिजिकली एक्सिस्टेंस होती है, यानी भौतिक अस्तित्व होता है इसका। देखो कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ इनको नोट करना है और इनका रिवीजन भी बार बार करना है। अब सिलेबस हमारा बहुत ही कम बचा हुआ दोस्तों, तो इसलिए हम थोड़ा सिलेबस में इसके बाद MCQ और थ्योरी वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अमूर्त संपत्ति का मुख्य गुण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर है मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 17, ब्रांड नेम किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा अमूर्त संपत्ति, यानी ब्रांड क्या है? अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 18, कार्यकाल उपकरण किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 19, स्टोर कीपर मुख्य रूप से किस प्रकार की संपत्तियों का प्रबंधन करता है? तो इसका आंसर रहेगा मूर्त संपत्ति हुआ। प्रश्न नंबर 20, मूर्त संपत्ति के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और लाइसेंस। ये किसके उदाहरण हैं? अमूर्त संपत्तियों के। प्रश्न नंबर 21, प्रत्यक्ष सामग्री क्या है? वह सामग्री जो सीधे उत्पाद के निर्माण में उपयोग होती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 22, अप्रत्यक्ष सामग्री क्या है? तो वह सामग्री जो उत्पाद में सहायक होती है परंतु सीधे उत्पाद का भाग नहीं बनती उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रश्न नंबर 23, लकड़ी से मेज बनाने में लकड़ी किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष सामग्री। मशीन में उपयोग होने वाला ग्रीस किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर रहेगा अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 25, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत किस में जोड़ी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा उत्पाद की लागत में। इंग्लिश वाले जो साथी हैं भाई, इस साथ नीचे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इंग्लिश में रिवीजन कीजिए। प्रश्न नंबर 26, अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत किस में शामिल की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत किस में की जाती है? फैक्ट्री ओवरहेड में। प्रश्न नंबर 27, कपड़ा उद्योग में किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 28, सफाई में उपयोग होने वाला कपड़ा किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 29,
प्रत्येक सामग्री का उत्पाद से क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है वह सीधे उत्पाद का भाग बनती है। प्रश्न नंबर 30, प्रत्येक सामग्री का उत्पाद से क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वह सीधे उत्पाद का भाग नहीं बनती। यानी इसमें क्या बताएगा दोस्तों? इसमें बताएगा जो प्रत्येक सामग्री होती है ना, वो तो डायरेक्ट सीधे उत्पाद का भाग बनती है, और जो अप्रत्यक्ष सामग्री होती है वो सीधे उत्पाद का भाग नहीं बनती। प्रश्न नंबर 31, स्टील से मशीन बनाने में स्टील किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल। प्रश्न नंबर 32, मशीन ऑयल किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 33, प्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य आसानी से किस पर लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा तैयार उत्पाद पर। प्रश्न नंबर 34, अप्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य सीधे किस पर नहीं लगाया जा सकता? तो इसका आंसर होगा तैयार उत्पाद पर। प्रश्न नंबर 35, उत्पाद में उपयोग होने वाले नट बोल्ट सामान्य किस प्रकार की सामग्री में माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 36, मशीन की सफाई में उपयोग होने वाला केरोसिन किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 37, स्टोर कीपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री का रिकॉर्ड क्यों रखता है? तो इसका आंसर होगा सही लेखांकन और स्टॉक नियंत्रण के लिए। प्रश्न नंबर 38, उत्पादन लागत का मुख्य भाग कौन सी सामग्री होती है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 39, फैक्ट्री में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रश्न नंबर 40, प्रत्यक्ष सामग्री के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा स्टील, लकड़ी, कपड़ा, सीमेंट, लोहा। ये प्रत्यक्ष सामग्री के क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। प्रश्न नंबर 41, वास्तविक लागत विधि का मूल आधार क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सामग्री का वास्तविक क्रय मूल्य। प्रश्न नंबर 42, वास्तविक लागत विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा सामग्री की वास्तविक लागत का सही निर्धारण है। प्रश्न नंबर 43, वास्तविक लागत विधि की मुख्य कमी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्येक निर्गमन की वास्तविक लागत ज्ञात रखना कठिन होता है। 44, अंतिम लागत विधि में निर्गमन मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अंतिम क्रय मूल्य के आधार पर। प्रश्न नंबर 45, अंतिम लागत विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा निर्गमन मूल्य को नवीनतम क्रय मूल्य के निकट रखना। प्रश्न नंबर 46, औसत लागत विधि में निर्गमन मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा उपलब्ध सामग्री की औसत लागत के आधार पर। प्रश्न नंबर 47, औसत लागत विधि का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा मूल्य में उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 48, किस विधि में निर्गमन मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहता है? तो इसका आंसर रहेगा औसत लागत विधि में, यानी एवरेज कॉस्ट मेथड में। प्रश्न नंबर 49, मानक लागत विधि में लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रबंधन द्वारा पूर्व निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 50, मानक लागत विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा लागत नियंत्रण एवं लागत विश्लेषण। प्रश्न नंबर 51, मानक लागत और वास्तविक लागत के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा लागत विचलन, यानी मानक लागत और वास्तविक लागत के अंतर को क्या बोलते हैं? लागत विचलन, यानी कॉस्ट वेरिएशन। प्रश्न नंबर 52, किस विधि में पूर्व निर्धारित लागत पर सामग्री निर्गमन की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा मानक लागत विधि। प्रश्न नंबर 53, आधार लागत विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर रहेगा न्यूनतम आवश्यक स्टॉक को सदैव सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 54, आधार लागत विधि का उपयोग मुख्य किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपातकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए। प्रश्न नंबर 55, प्रतिस्थापन लागत विधि में निर्गमन मूल्य किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर। तो दोस्तों ये अपने 55 क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1, ये
क्वेश्चन ज़्यादा थे दोस्तों, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में बनाए हैं। तो एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक पार्ट की वीडियो कल आएगी। तो क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो दोस्तों क्लास को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी थी, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।